इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। अब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ये बताइए इतना एडवांस है ये फूड है तो ह्यूमन में भी क्या ह्यूमन टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसमें? ह्यूमन में। हाँ, ह्यूमन में भी रिप्रोड्यूस होता है। फीमेल का जो ओवम होता है वो नॉन मोटाइल होता है, मेल होता है मोटाइल होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। ठीक है, पढ़ना पड़ती है। सबसे ऊपर हेडिंग डालिए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। जरा एकदम ध्यान से सुनिए बात। देखिए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। जितने भी प्लांटों को आप पढ़ेंगे, अगर आप देखेंगे एल्गी को, तो एल्गी यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग इन वैरायटी ऑफ ये कोई तरीके के वेरियस इवन अपने इकोसिस्टम के मेंटेनेंस के लिए, इकोसिस्टम के एग्जिस्टेंस के लिए एल्गी बहुत जरूरी है। आपसे कहिए कि एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन वैरायटी ऑफ वेज। किताब छोड़ो, बोर्ड देखो, हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ महत्व ऑफ एल्गी। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। एल्गी का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जरा ध्यान से समझिएगा। अब बेहतर दिख रहा होगा, दिख रहा पीछे से चमकेगा नहीं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। एल्गी के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो ह्यूमन के लिए, मानव के लिए वैरायटी ऑफ मीन्स, मतलब कई तरीके से। सबसे पहले तो हम बात करेंगे, जब हम सांस लेते हैं तो CO2 गैस बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये CO2 गैस अगर बहुत ज्यादा होगी तो धरती के चारों ओर एक लेयर बना लेगी। और जब धरती के चारों ओर एक लेयर बना लेगी तो जो इंफ्रारेड रेडिएशन होता है धरती पे आता तो है, लौट के वापस नहीं जा पाता। और इंफ्रारेड में हीटिंग इफेक्ट होता है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। अगर ग्लोबल वार्मिंग होगा तो जो भी पोलर आइस है, जो भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे बर्फ जमा हुआ है, पिघल जाएगा। उसके पिघलने से जो समुद्र का जलस्तर है वो बढ़ जाएगा। जब जलस्तर बढ़ जाएगा तो कोस्टल एरिया डूब जाएंगे, कई देश पानी में ऐसे समाहित हो जाएंगे, नाम निशान नहीं रहेगा। तो पता है क्या होता है, जो भी CO2 बाहर निकलता है, CO2 हाफ ऑफ द टोटल, जैसे हम कहें हाफ ऑफ द टोटल CO2 जो बाहर आप एक्सहेल करते हैं, निकालते हैं, एल्गी यूज इन हर फोटोसिंथेसिस। तो कहीं ना कहीं एल्गी इकोलॉजिकल बैलेंस में, किसी इकोसिस्टम के एग्जिस्टेंस के लिए, अस्तित्व के लिए कितना अहम रोल प्ले करती है। आप सोचिए कि जो भी CO2 बाहर निकलता है उसमें आधा से ज्यादा CO2 एल्गी अपने फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेती है। जब एल्गी अपने फोटोसिंथेसिस में CO2 को यूज कर लेगी तो जब फोटोसिंथेसिस होगा तो फोटोसिंथेसिस के बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलता है? ऑक्सीजन। देयरफॉर डिसॉल्व ऑक्सीजन, जो डिसॉल्व ऑक्सीजन इसको बोलते हैं DO, ये डिसॉल्व ऑक्सीजन ये बढ़ जाता है कहां? इमीडिएट इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है कि पूरे जल स्रोत में नहीं होगा, जहां एल्गी होगी। जैसे हमने कहा ये पूरा कोई वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी में अगर हम कहें यहाँ पे एल्गी है, तो जो DO होगा, डिसॉल्व ऑक्सीजन होगा, वो केवल यहीं पे पड़ेगा, चारों ओर नहीं पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वहां पे जितने भी और जीव होंगे, मछलियां होंगी या जो भी होंगे, उनको ऑक्सीजन मिलता है, तो उनके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और इवन जो भी मछलियां होती हैं वो उसी एल्गी को ही खाके अपना जीवन यापन करती है। यानी हम कहें एक्वेटिक फूड चेन में, किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो फूड चेन होता है,
फूड चेन, उसमें जो एल्गी वो प्राइमरी प्रोड्यूसर है। प्राइमरी प्रोड्यूसर मतलब सूरज की किरणों को ट्रैप करके लोग इकोसिस्टम के अस्तित्व को बनाए रखने में एल्गी का बहुत बड़ा रोल है। एक तरफ CO2 को बैलेंस कर रही है, दूसरी तरफ फूड प्रोड्यूस कर रही है जिसको खा के छोटी मछली जिंदा रह रही है, छोटी को खा के बड़ी मछली, बड़ी को खा के और बड़ी मछली, ये जो पूरा फूड चेन चल रहा है पानी के अंदर उसको मेंटेन करने में एल्गी की कितनी अहम भूमिका है। यानी आप कह सकते हो कि उत्कृष्ट महत्व, पैरामाउंट इंपोर्टेंस, पैरामाउंट इंपोर्टेंस, पैरामाउंट इंपोर्टेंस अगर देखा जाए तो एल्गी का है। हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एल्गी। हमने कहा ह्यूमन के लिए एल्गी वैरायटी ऑफ वे में क्या है, यूजफुल है। एल्गी आर यूजफुल टू ह्यूमन इन वैरायटी ऑफ वे। सबसे पहले हाफ ऑफ द टोटल CO2 जो हम बाहर निकालते हैं उसको एल्गी में फोटोसिंथेसिस में यूज करती है। यही नहीं, उस फोटोसिंथेसिस में यूज करने से कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग तो कम हुआ ही, कोस्टल एरिया डूबे भी नहीं, इसके अलावा बाई प्रोडक्ट के रूप में डिजॉल्व ऑक्सीजन निकाल के एल्गी जहां रह रही है उसके आसपास के सराउंडिंग में इमीडिएट एनवायरनमेंट में डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ गया, जिससे दूसरे जो जीव वहां पे सर्वाइव कर रहे हैं उनको बल मिलता है। एल्गी किसी एक्वेटिक फूड चेन में, यानी एक्वेटिक पानी वाला जो इकोसिस्टम है जो फूड चेन होता है उसमें एल्गी का जो स्थान होता है वो प्रथम स्थान होता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एल्गी का एक्वेटिक इकोसिस्टम या फूड चेन में पैरामाउंट इंपोर्टेंस है। ऐसा महत्व है जिसके बगैर कुछ नहीं चलेगा। अगर इसको खत्म कर दो तो एनर्जी ही रिसाइकल नहीं हो पाएगी। ऐसे ध्यान रखना किसी भी इकोसिस्टम में जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो सनलाइट होता है। सनलाइट को ट्रैप करने की जो काबिलियत है वो वाटर के एक्वेटिक इकोसिस्टम में सिर्फ और सिर्फ किसके पास है भैया, एल्गी के पास। यही नहीं, मेनी स्पीसीज गेट इट, मेनी स्पीसीज ऑफ, ध्यान सुनना, पोरफाइरा लेमिनेरिया सार्गासम, पोरफाइरा लेमिनेरिया सार्गासम। ऐसे ध्यान रखना ये जो नाम लिख रहे हैं पोरफाइरा लेमिनेरिया सार्गासम ये जेनरा है। इनके बहुत स्पीसीज, मेनी स्पीसीज ऑफ पोरफाइरा लेमिनेरिया सार्गासम ये एडिबल होती है। एडिबल माने खाने योग्य। इसको सैलेड बनाते हैं या सूप बनाते हैं या सब्जी बना के खाते हैं या सलाद के रूप में कच्चा खा जाते हैं। पोरफाइरा लेमिनेरिया सार्गासम ये एडिबल है। ये पोरफाइरा लेमिनेरिया सार्गासम क्या है, जेनरा है। इनकी बहुत सी प्रजातियां, मेनी स्पीसीज ऑफ दिस जेनरा ये एडिबल है। और ऐसे ध्यान रखना मोर देन 70 जेनरा, मोर देन 70 जेनरा जिनको हम इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए। आपको बताएं, आप देखेंगे कुछ, आप देखोगे ऐसे एल्गी के प्रोडक्ट, जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, उनको बोलते हैं हाइड्रोकोलॉइड। क्या आप जानते हैं इसी हाइड्रोकोलॉइड को हम फाइकोकोलॉइड के नाम से जानते हैं। हाइड्रोकोलॉइड बोले तो, फाइकोकोलॉइड बोले तो एक ही बात। ये ऐसे एल्गी प्रोडक्ट हैं जो जहां रहेंगे वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। इनके एग्जांपल के तौर पे आपको हम बोलेंगे, एक प्रोडक्ट में हम आपको एल्जीन निकालते हैं ब्राउन एल्गी से, ब्राउन एल्गी। और दूसरा जो प्रोडक्ट देने जा रहा है हाइड्रोक्लोराइड, उसका नाम है कैराजीनिन। ये निकालते हैं हम लोग रेड एल्गी से। जिस रेड एल्गी से निकालते हैं उसका नाम है कॉन्ड्रस क्रिस्पस, कॉन्ड्रस क्रिस्पस। याद रखिएगा, एल्गी ब्राउन एल्गी से निकालते हैं, कैराजीनिन रेड एल्गी से निकालते हैं, कॉन्ड्रस क्रिस्पस। इसके अलावा आप देखेंगे अगर प्रोडक्ट और है, अगर ये निकालते हैं जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। मैं बात कर रहा हूँ एल्गी की इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की। आप समझ चुके हैं कि ह्यूमन के लिए एल्गी यूजफुल है वैरायटी ऑफ वेज में। एक तरफ जहां हाफ ऑफ द टोटल CO2 को यूज करके ग्लोबल वार्मिंग को रोकती है, पोलर कोस्टल एरिया को डूबने से रोकती है, पोलर आइस को मेल्ट होने से रोकती है।
वही दूसरी तरफ आप देख रहे हो डिसॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट में बचा के दूसरे जीवों को जीवन देती है। यही नहीं, अलगी सूरज के किरणों को ट्रैप करके किसी इक्वेटिक इकोसिस्टम के जो फूड चेन है उस पर अहम भूमिका निभाती है, पैरामाउंट इंपोर्टेंस है, तो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है। कुछ बात करें, मोर देन 70 जेनरा एल्गी हैं जिनको हम खाते हैं। मेनी स्पीशीज ऑफ पोर्फायरा लेमिनेरिया सार्गासम जिनको सूप बना के, सैलेड बना के, हलवा बना के, सब्जी बना के हम खाते हैं। आप याद रखिएगा, ये लेमिनेरिया रिच सोर्स ऑफ आयोडीन, रिच सोर्स ऑफ आयोडीन, आयोडीन का बहुत अहम सोर्स है लेमिनेरिया। आयोडीन की कमी से वाइटर होता है, घेरा होता है, समझिए। तो लेमिनेरिया इज अ रिच सोर्स ऑफ आयोडीन, एक ऐसी एल्गी है मतलब कितना न्यूट्रिशनल वैल्यू है। यही नहीं, एल्गी के कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। आप देखिए, पहले जब सर्जरी होती थी तो ब्लीडिंग रोकने के लिए हम लोग एल्जीन का यूज करते थे कि सर्जरी में जो ब्लड निकलता है वो सेप्टिसिमिया ना हो जाए, ब्लड पॉइजनिंग ना हो जाए, इसलिए स्पॉन्ज के जैसे क्लोथ के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में एल्जीन यूज करते थे। एल्जीन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ब्राउन एल्गी से निकलते हैं। एक और प्रोडक्ट है कैराटिनिन जो कि रेड एल्गी से निकलते हैं। जिस रेड एल्गी से निकालते हैं उसका नाम कॉन्ट्रास्ट क्रिस्पस है। उसके अलावा हम बात करेंगे अगर तो जान लो, जितना भी रिसर्च होता है उसमें जो कल्चर किया जाता है ऑर्गेनिज्म को, उसमें न्यूट्रिएंट मीडिया का काम करती है। आप देखिए, अगर मैं आपको मोटी मोटी बात बोल रही हूँ, ये इतना मीठा लगता है कि डायबिटिक पेशेंट का बिस्किट तक बनाया जाता है इन हाइड्रोक्लोराइड्स का यूज करके। आप याद रखिएगा, अगर जो जेनेरियम और बेसिलेरिया से निकलता है, या आइसक्रीम और जेलीज में अगर मिला दें, आइसक्रीम और जेलीज में काफी टेस्टी होता है, बड़े पैमाने पर लोग खाते हैं। आप देखोगे जो एल्गी होती है, आप देखोगे प्रोटीन रिच होती है। जो एल्गी होती है वो प्रोटीन रिच होती है, प्रोटीन रिच। यहाँ पे 3 तरह का सवाल आता है। पहला आता है प्रोटीन रिच, ऐसे आता है, कहता है प्रोटीन रिच एल्गी, तो आंसर कुछ और होगा। अगर प्रोटीन रिच ग्रीन एल्गी तो आंसर कुछ और होगा। अगर कहता है प्रोटीन रिच ब्लू ग्रीन एल्गी तो आंसर कुछ और होगा। ब्लू ग्रीन एल्गी, मेरी बात ध्यान सुनिए, 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर कहता है प्रोटीन रिच एल्गी तो आप बोलोगे क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। प्रोटीन रिच एल्गी क्लोरेला और स्पाइरुलिना। प्रोटीन रिच ग्रीन एल्गी तो आंसर होगा क्लोरेला, क्लोरेला। प्रोटीन रिच ब्लू ग्रीन एल्गी तो आंसर होगा स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना। समझो बात को, हमने कहा कि जो भी अंतरिक्ष में लोग जाते हैं स्पेस में, तो उसमें फूड के रूप में क्लोरेला और स्पाइरुलिना को लेके जाते हैं। इसीलिए क्लोरेला और स्पाइरुलिना, स्पेशली क्लोरेला में प्रोटीन कंटेंट आप देखोगे तो क्लोरेला को लेके ज्यादा लोग जाते हैं। तो क्लोरेला को हम स्पेस एल्गी भी कहते हैं, स्पेस एल्गी, स्पेस एल्गी के नाम से क्लोरेला को जानते हैं। अंतरिक्ष में लेके जाते हैं, अंतरिक्ष जाते हैं, चावल का रोटी सब्जी नहीं खाएंगे, क्लोरेला लेके जाएंगे। प्रोटीन और फाइबर और न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में होता है और ये ह्यूमन स्क्रीटर में बहुत अच्छे से ग्रो कर सकती है। यानी जो वेस्ट है उसको रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकती है, इसके अंदर एक काबिलियत है। तो प्रोटीन रिच एल्गी पूछेगा तो क्लोरेला और स्पाइरुलिना, प्रोटीन रिच ग्रीन एल्गी पूछेगा तो क्लोरेला, प्रोटीन रिच ब्लू ग्रीन एल्गी पूछेगा तो क्या बोलोगे? स्पाइरुलिना। तो आप एक बात बताइए, जो भी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है एल्गी का, तो ह्यूमन के लिए अगर देखा जाए तो ये शॉर्ट में यूजफुल है वैरायटी ऑफ वेज, वैरायटी ऑफ वेज। अच्छा बता, टोटल CO2 को फिक्स करेंगे हाफ ऑफ द CO2 अपने रेस्पिरेशन में, फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस जो डिसॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट है वो ज्यादा करके बढ़ाएगी, घटाएगी पूरे वाटर पार्टिकल की इमीडिएट इन्वॉल्वमेंट। अच्छा, मोर देन लेस देन, मोर देन 80 70। अच्छा, ये जो जेनरा है वो मोर देन 70 जेनरा, और कैसे जेनरा है? मरीन एल्गी की एग्जांपल दे दो, पोर्फायरा, लेमिनेरिया, सार्गासम। ये जेनरा है कि उनका स्पीशीज होगी, वो कैसी है? एडिबल है। चलिए, वो कौन सी एल्गी जिससे आयोडीन निकलता है? वो कौन सी एल्गी जिससे आयोडीन निकलता है? लेमिनेरिया। वो कौन सी एल्गी जिससे आयोडीन निकलता है? लेमिनेरिया। अच्छा, एक बात बता दो, जो भी एक्वेटिक जो एल्गी है वो पैरामाउंट इंपोर्टेंस है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की एक्वेटिक बोलो, एक्वेटिक। तो जो फूड चेन है वो टेरेस्ट्रियल है कि एक्वेटिक? प्राइमरी प्रोड्यूसर है, सेकेंडरी प्रोड्यूसर? अच्छा, ऐसे एल्गी के प्रोडक्ट जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोराइड। हाइड्रोक्लोराइड का दूसरा नाम फाइकोक्लोराइड। फाइकोक्लोराइड का एग्जांपल देखो, एल्जीन, कैराटिनिन वगैरह। एल्जीन कहां से जाते हैं? ब्राउन एल्गी। पता है एल्जीन कहां से जाते हैं? ब्राउन एल्गी। और कैराटिनिन रेड एल्गी। रेड एल्गी का नाम
विस्कस, कॉन्ट्रास्ट विस्कस। अच्छा अगर कैसे निकल रहे हैं जेलिडियम और ब्रेसिलियम, जेलिडियम और ब्रेसिलियम, जेलिडियम और ब्रेसिलियम। अच्छा एक बात बताओ प्रोटीन रिच एल्गी कौन सी है? क्लोरेला और स्पाइरुलिना। अब प्रोटीन रिच ग्रीन एल्गी कौन सी है? क्लोरेला। अब प्रोटीन रिच ब्लू ग्रीन एल्गी कौन सी है? स्पाइरुलिना। अब आइए हम पढ़िए फिर आप फोटो लीजिएगा ये। चलिए एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन वैरायटी ऑफ वे। बताइए सम में वैरायटी ऑफ एट लीस्ट हाफ ऑफ द, बताइए ऑलमोस्ट एट लीस्ट half of the total carbon dioxide fixation on earth is carried out by algae through photosynthesis. Being photosynthetic, they increase the level of dissolved oxygen in their immediate environment. बताइए all water body immediate environment. They are paramount importance. बताइए they are normally important paramount. The primary producer is secondary producer. Primary producer of energy is compound which form the basis of cycling. Paramount में अहम ज्यादा अधिकार धोखा उपदेश। They are paramount importance as primary producer of energy compound which form the basis of food cycle of some aquatic animal, all aquatic animal, all। अच्छा many species of Porphyra, Laminaria और Sargassum। बताओ जब Porphyra, Laminaria, Sargassum स्पीशीज एक जेनरा इसके कई स्पीशीज और अमंग 70 स्पीशीज और कई में कितने होंगे 70 क्या है 70। यहां पे गड़बड़ कर दोगे मोर देन 70 स्पीशीज होगा नॉट जेनरा, मोर देन 70 इन जेनरा के। देखो मेनी स्पीशीज ऑफ दिस जेनरा, इस जेनरा में स्पीशीज कितने होंगे मोर देन 70, मोर देन 70, मोर देन 70 मिस्टेक हो जाएगा। मोर देन 70 स्पीशीज ऑफ मरीन एल्गी यूज्ड एज फूड। Certain marine brown and red algae produce large amount of hydrochloride। तो हाइड्रोक्लोराइड स्मॉल अमाउंट लार्ज अमाउंट। अच्छा बात बताओ हाइड्रोक्लोराइड का दूसरा नाम क्या लिखा है? हाइड्रोक्लोराइड। क्या? हाइड्रोक्लोराइड। हाइड्रोक्लोराइड या हाइड्रोक्लोराइड वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। और उनके एग्जांपल दिया है एल्जीन क्या है? कहां से निकलेगा? ब्राउन एल्गी। और कैराजीन रेड एल्गी। इसी को देख के इससे निकलता है कैराजीन रेड एल्गी व्हिच आर कमर्शियल यूज कमर्शियल आर्थिक लाभ के लिए बेचते हैं। अगर वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड ब्रेसिलिया यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेली। इन टिश्यू कल्चर में या माइक्रोबियल कल्चर में के अलावा आइसक्रीम और जेली बनाने में यूज करते हैं किसको? जेलिडियम और ब्रेसिलिया। क्लोरेला यूनिसेलुलर alga rich in protein used as food supplement even by space traveler। और दिस algae are divided into 3 main class chlorophytes, purifies और holophytes। क्लासिफिकेशन आ गया क्या आ गया? क्लासिफिकेशन। अब जरा एक बार रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट सबसे पहले हमने आपको algae में क्या पढ़ा है? रिप्रोडक्शन। उसके बाद क्या पढ़ा है? इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। उसके बाद अभी क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन। देखो अगर हम बात करें एल्गी में रिप्रोडक्शन की तो कितने तरीके बताए? 3। वेजिटेटिव और सेक्सुअल। एक बार वेजिटेटिव और सेक्सुअल। अच्छा वेजिटेटिव किससे बनाएंगे? फ्रेगमेंटेशन। अच्छा और सेक्सुअल में कितने थे? 5। जूस स्पोर, ऑपरेशन एजिडल स्पोर और काइंड मामेला। अच्छा बता जूस स्पोर की कॉल कितनी हुआ? मोटाइल के नाम बताइए। इससे रिलेटेड है एक्सोजीनस एंडोजीनस। एंडोजीनस। अच्छा अब एंडोस्पोर थिन वॉल है ना, लेकिन कैसा है? नॉर्मल। और हिप्नोस्पोर थिक वॉल नॉर्मल। प्योर फिलामेंट मोटा हो गया और काइंड। अगर जूस स्पोर बन गया और बाहर दूसरे जगह क्या बोलोगे? पामेला स्टेज। अच्छा सेक्सुअल फंक्शन कितने तरीके से? 3। आइसो एंड आइसो ओवेंस। आइसो में कितने तरीके हैं? 2। आइसो में मोटाइल और आइसो में नॉन मोटाइल। अच्छा आइसो में मोटाइल के एग्जांपल यूलोथ्रिक्स। क्या? यूलोथ्रिक्स। और आइसो में नॉन मोटाइल स्पाइरोगाइरा। अच्छा एनाइसोगेमस का उदाहरण दे दो। यूड्राइना। क्या है? और टू गेमस में कितने हैं? फोटो खींचे। अरे स्क्रीनशॉट ले लेना, ले लो फोटो ले लो। अरे ये सारे वीडियोस रहेंगे तुरंत दिन में सब बताइए मिलेंगे क्या? बता देंगे क्लास में। सही है ऐसे बंद कर दे फोटो से। लाइट बंद कर फोटो से।
रहेगी तो फोटो कैमरे में भी सही रहेगा। लाइट रहता है कितना नहीं दिख रहा है। आपने अच्छा ये बताओ एलगी यूजफुल है ह्यूमन को सम में वैरायटी ऑफ अच्छा ये बताओ ऑलमोस्ट एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल CO2 हाफ रेस्पिरेशन यूज होता है फोटोसिंथेसिस में CO2 बढ़ाएगा ऑल वाटर बॉडी में इमीडिएट अच्छा एक बात बता दो पैरानॉन इंपॉर्टेंस है नॉन इंपॉर्टेंस एक्वेटिक की टेरेस्ट्रियल ऑल फूड साइकिल की ऑल aquatic food cycle याद रखना। अच्छा तो प्रोफाइल लेवल में सरगासम स्पीशीज है जेनरा इन जेनरा की कितनी स्पीशीज है 70 ना मोर देन 70 वेरी गुड मोर देन 70 अच्छा हाइड्रोक्लोराइड का दूसरा नाम क्या हाइड्रोक्लोराइड एलजी कहां से निकालते हैं एलजी ब्राउन एलजी केराजीन रेड क्या नाम है कॉन्ड्रस अच्छा देखो जो पहली बार पढ़ रहा है उसके दिमाग में छप जाएगा लेकिन जो पहले से पढ़े हुए हैं उनको कोई चीज याद करने में दिक्कत होगी तो जो पहली बार पढ़ रहे हैं उसको और एफर्ट डालना पड़ेगा कि दिमाग में एकदम बैठ जाए एकदम बेसिक से कर रहे हैं ठीक है। अच्छा एक बात बता दो प्रोटीन रिच एल्गी क्लोरेला की फैमिली में दोनों अब प्रोटीन रिच ग्रीन एल्गी क्लोरेला क्या प्रोटीन इज ब्लू ग्रीन स्पाइरुलिना क्या स्पाइरुलिना। अब मेरे कहने पे थोड़ा सा तुम ना लिखोगे ना कुछ सोचोगे क्योंकि आगे ये पूरा है ये क्लोरोफ्लोरोडो ये पूरा पढ़ना ये टेबल सब बोर्ड पे मैं एक बार में दिमाग में भूलूंगा इसे एकदम रिलैक्स होकर कूल रहना बहुत ज्यादा प्रेशर में मत हो ठीक है। अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता है और कुछ दिक्कत होती है तो उसके लिए जिम्मेदार मैं खुद होता है मैं खुद पहले बता रहा हूँ ये कोई नहीं बोलेगा किसी मैं कह रहा हूँ अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता उसके लिए जिम्मेदार कोई है मैं खुद हूँ समझ में कि उन्हें जीवन का जो कागज के टुकड़े दे दिए उन्हें जो जीवन का समय दे रहे हो बहुमूल्य समय उसको अगर सदुपयोग ना कर सकते तो बेकार है। ध्यान से समझना चीजों को हम जा रहे हैं देखने क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी की क्लासिफिकेशन मेरा समझना हम अगर क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी की बात करें तो कई आधार हो सकता है क्लासिफिकेशन यानी एल्गी का वर्गीकरण हम एल्गी के वर्गीकरण की बेसिस की बात कर रहे हैं बेसिस माने आधार किताब छोड़ दो बोर्ड पे रिलैक्स होकर देखो अभी हम किताब में सब लेके आएंगे किताब पढ़ लो अब ध्यान से मेरी बात सुनो हमने कहा हम एल्गी के क्लासिफिकेशन में आधार की बात कर रहे हैं तो जो आधार है बहुत है तुम्हें पता है 11 क्लास है बट तुमको क्लास नहीं पढ़ना है तुमको मेन क्लास पढ़ना है मेन क्लास इसकी संख्या 3 एल्गी में 11 क्लासेस आते हैं एल्गी पूरा एक चैप्टर है आप देखोगे एल्गी डिग्री कॉलेज में पूरी एक किताब होती है एल्गी का पूरा एक पेपर होता है एक टीचर एल्गी जीवन भर पढ़ाता है 1,80,000 रुपए 2 लाख रुपए सैलरी पाता है तो सोचो कितना बड़ा टॉपिक है एल्गी हम लोग को केवल 15 मिनट का टॉपिक है तो बेटा सारी चीजों का एक बेसिस आपको दिमाग में भरना पड़ेगा हमने कहा कि एल्गी में 11 क्लास है हम लोग को फोकस मेन क्लास पे करना है क्लास को नहीं मेन क्लास देयर आर 3 मेन क्लास और जो 3 मेन क्लास है उसका आधार क्या है बेसिस क्या है तो सबसे पहला बेसिस है पिगमेंट पिगमेंट ऐसे सब्सटेंस हैं ऐसे पदार्थ हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और दोबारा एमिट करते हैं द सब्सटेंस दैट इज गोइंग टू एमिट लाइट एंड दैट इज गोइंग टू एब्जॉर्ब लाइट एंड एमिट लाइट आर नॉन पिगमेंट तो आप देखोगे एल्गी की क्लासिफिकेशन में जो पहला बेसिस है वो पिगमेंट है जो दूसरा बेसिस है वो आप देखोगे स्टोर्ड फूड यानी उसमें कौन सा फूड स्टोर है जो तीसरा बेसिस है नेचर ऑफ सेल वॉल यानी जो सेल वॉल है उसका नेचर कैसा है
मतलब किसका बना है, सेल्यूलोज का बना है, एल्जीन का बना है, कि पॉलीसल्फेट एस्टर का बना है, किस बायोमॉलिक्यूल का बना है। हम बात कर रहे हैं एल्गी के क्लास की, जिसके 11 क्लास होते हैं, लेकिन अगर हम मेन क्लास की बात करें तो 3 होते हैं। उसके जो बेसिस बोर्ड पे दिए वो 3 दिख रहे हैं, पिगमेंट, स्टोर्ड फूड, नेचर ऑफ सेल वॉल। उसके बाद अगर हम बात करें कि उसमें जो रिप्रोडक्शन वो कैसे होता है, आइसो है कि एनाइसो है कि ऊ है, उसको ले सकते हैं। उसके बाद हम अगर बात करें तो उसमें फ्लैजेला है कि नहीं है, 2 है कि 4 है कि 6 है कि 8 है, छोटे हैं कि बड़े हैं, क्या है, इसको बोलते हैं फ्लैजेलेशन। फ्लैजेलेशन, फ्लैजेलेशन। तो एक बात तो हर बच्चे को क्लियर हो गई कि एल्गी में 3 मेन क्लास हैं, लेकिन इसके बेसिस कई हैं। जो कुछ अहम बेसिस आधार जो है वो हमने बोर्ड में लिखे हैं, पिगमेंट है, स्टोर्ड फूड है, नेचर ऑफ सेल वॉल है, उसके रिप्रोडक्शन का तरीका है, और फ्लैजेलेशन। ये 5 आधार तो आपके दिमाग में एकदम खून में उतर जाने चाहिए। आप एल्गी के वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, एल्गी के वर्गीकरण में अगर बात आए आपको तो 11 क्लास होते हैं, 3 मेन क्लास होते हैं। ये जो 3 मेन क्लास जो आपको दिखे हैं हमने, वो 5 बेसिस, 3 मेन का 5 बेसिस पे हैं। बोलो पिगमेंट, पिगमेंट, मुंह बोलो तेज तेज, बोलो पिगमेंट, पिगमेंट, स्टोर्ड फूड, बोलो पिगमेंट, पिगमेंट, स्टोर्ड फूड, नेचर ऑफ सेल वॉल, रिप्रोडक्शन, फ्लैजेलेशन, फ्लैजेलेशन। बोलो पहला बेसिस क्या है, बोलो बोलो बोलो, पिगमेंट के बाद स्टोर्ड, 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 उसके बाद नेचर ऑफ सेल वॉल, नेचर ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, पांचवा क्या है, फ्लैजेलेशन। क्या है, सुनना, इसके आधार पे हमने क्या है, 3 मेन क्लास, इन 5 के आधार पे हम 3 मेन क्लास की बात करने जा रहे हैं। जो 3 मेन क्लास है, आप देखिएगा, जो 3 मेन क्लास है उसमें सबसे पहला हमने लिखा है क्लोरोफाइसिन, 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 जरा समझना, क्लोरोफाइसिन। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें जो पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल ए होता है। इसमें अगर हम बात करें पिगमेंट कौन सा है, क्लोरोफिल ए होता है। तुम जानते हो क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल पिगमेंट होता है, ये हर जगह पाया जाता है। क्लोरोफिल ए के बगैर कोई एल्गी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। लेकिन हाँ, इस क्लोरोफिल ए के अलावा एक दूसरा जो है वो क्लोरोफिल बी। अगर हम बात करें, अगर क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल बी नहीं है, सी है, तो उसको बोलते हैं हम लोग फियोफाइसिन, 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 फियोफाइसिन। इसमें जो क्लोरोफिल ए है तो है, लेकिन बी की जगह पे क्या है, सी। समझो, इसमें अगर बात करें तो हम कहें आपसे कि क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल बी, और यहाँ पे क्या है, ए है और सी है। समझो, और तीसरा जो क्लास है उसको बोलते हैं रोडोफाइसिन, रोडोफाइसिन। तो क्लोरोफिल ए तो होगा ही होगा, क्लोरोफिल ए तो होगा ही होगा, बी सी डी, बी सी डी, इधर ए बी, ए सी, ए बी, क्लोरो फियो रोडो, ये बड़ा क्लोरो फियो रोडो, ए बी, ए सी, ए डी। समझना, ये जो क्लोरोफाइसिन है, क्लोरोफिल ए और बी है, समझो, ये सब किसकी बात कर रहे हैं, पिगमेंट, किसकी, पिगमेंट। समझो, अगर हम इसके कलर की बात करें, इसके अगर हम कलर की बात करें तो ये जो होता है क्लोरोफाइसिन, ये ग्रास ग्रीन होता है। ये कैसा होता है, ग्रास ग्रीन। समझो, और फियोफाइसिन की बात करें, ये ऑलिव ग्रीन, ऑलिव ग्रीन, ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन, शेड्स ऑफ ब्राउन, ब्राउन के कई शेड समझते हो ना, डिफरेंट शेड कपड़ा खरीदते हो जानते हो, ये शेड वो शेड लड़कियां ज्यादा समझती हैं। हमने कहा आपसे क्या कि ये ग्रास ग्रीन, ये ऑलिव ग्रीन है, ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन। और जो रोडोफाइसिन है वो क्या है, रेड है। क्या है, अब हम अगर बात करें, इधर देखो, हमने पिगमेंट की बात कर ली, पिगमेंट की बात कर ली, क्लोरोफिल ए है, बी है, क्लोरोफिल ए और बी है, इसमें ए है और सी है। तो देखो, इसको भी हरा होना चाहिए,
लेकिन ये ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ जो ब्राउन आया है वो स्पेशल पिगमेंट के कारण आया है, इसको बोलते हैं फ्यूकोजेंथीन। ये जो फ्यूकोजेंथीन है वो सिर्फ और सिर्फ जो है फियोफाइसी में है, ये फ्यूकोजेंथीन क्लोरोफाइसी में नहीं है। जो फ्यूकोजेंथीन है यही फ्यूकोजेंथीन कारण है ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाई Pheophysi are going to have olive green to various shades of brown to cover due to presence of pigment fucoxanthin। क्या आप जानते हैं इस क्लोरोफाइसी को हम ग्रीन एल्गी कहते हैं। ग्रीन एल्गी ये इसका कॉमन नेम है और Pheophysi का जो कॉमन नेम है वो ब्राउन एल्गी है, ब्राउन एल्गी। और रोडोफाइसी का जो कॉमन नेम है वो रेड एल्गी है। मेरी बात ध्यान से समझो, हम एल्गी क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। 5 बेसिस में आपको बता चुका हूं, पिगमेंट है, स्टोर्ड फूड है, नेचर ऑफ सेल वॉल है, रिप्रोडक्शन है, फ्लैजेलेशन है। बोल पहला क्या है? पिगमेंट। दूसरा क्या है? स्टोर्ड फूड। तीसरा क्या है? नेचर ऑफ सेल वॉल। चौथा क्या है? रिप्रोडक्शन। पांचवा क्या है? फ्लैजेलेशन। समझो एल्गी में कितने मेन क्लास हैं? 3 मेन क्लास। कितने मेन क्लास है? 3 मेन क्लास। कौन कौन से? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, फिर A B A C A D ग्रास, ग्रीन, ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन। ये क्या है? रेड। क्या है? रेड। एक बात सुनना, अब तुम खुद सोचो, तुमने क्या निकाल लिया? पिगमेंट। अब इसमें किसकी बात करने जा रहे हो? सुना नहीं देना? स्टोर्ड फूड। जोर से बोलो। जो स्टोर्ड फूड की अगर बात करें तो आप देखोगे जो भी क्लोरोफाइसी होता है इसमें स्टोर्ड फूड। मेरे बच्चे समझो, हमने बात की कॉमन नेम की, हमने बात की पिगमेंट की, हमने बात की कलर की। अब हम बात करें स्टोर्ड फूड की। अगर स्टोर्ड फूड की बात करें तो क्लोरोफाइसी का जो स्टोर्ड फूड है वो स्टार्च। समझो बात, स्टार्च। जिस तरह से एनिमल्स में ग्लाइकोजन होता है फूड के स्टोरेज के रूप में, बैक्टीरिया में इंक्लूजन बॉडी होता है, उसी तरह से ग्रीन एल्गी में जो स्टोर्ड फूड है वो स्टार्च होता है। और एक कॉम्प्लेक्स स्टार्च का रूप है जो ब्राउन एल्गी में होता है, इसको हम लैमिनारीन एंड मैग्नीटोर बोलते हैं। लैमिनारीन एंड मैग्नीटोर ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। इस बेटर टू से यही स्टार्च कॉम्प्लेक्स रूप में है, लैमिनारीन के रूप में है, मैग्नीटोर के रूप में है। कहां? फियोफाइसी के अंदर। अच्छा, तुमने अगर सोचा है कि अगर मान लो सर क्लोरोफिल ये है और तो सब ग्रीन होना चाहिए, तो ये ब्राउन हो गया तो इसमें फ्यूकोजेंथीन है। तो अगर आप कह रहे हो कि ये रेड है तो इसमें कोई स्पेशल पिगमेंट होता होगा जो इसको लाल करता होगा, तो हम कहेंगे इसमें होता है R-फाइकोएरिथ्रीन। पूरे ब्रह्मांड में मैक्सिमम लाइट ट्रैपिंग अगर किसी पिगमेंट की है तो R-फाइकोएरिथ्रीन की है। इसी R-फाइकोएरिथ्रीन के कारण जो रेड एल्गी होता है समुद्र के ऊपरी सतह पे, बीच की सतह पे, अंदर की सतह पे हर जगह पाया जाता है। यानी जो रेड एल्गी है एक ऐसी एल्गी है जिसमें ब्रह्मांड में एक यूनिक पिगमेंट गिफ्ट मिला है, उसका नाम है R-फाइकोएरिथ्रीन। दिस R-फाइकोएरिथ्रीन is going to have a maximum light trapping ability मैक्सिमम पाई जाती है R-फाइकोएरिथ्रीन के कारण रेड एल्गी में। इसीलिए रेड एल्गी समुद्र का टॉप स्ट्राटा, मिडिल स्ट्राटा और लोअर स्ट्राटा सब में होता है। जो रेड एल्गी की थैलाई होती है वो यूजुअली मल्टीसेलुलर होती है। मल्टीसेलुलर बहुत यूनिसेलुलर रेड एल्गी क्रश हो जाएगी, पिस जाएगी, क्योंकि आप जानते हो फिजिक्स में फार्मूला होता है P=hmg। जो भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो हाइट के साथ बढ़ता है। ये समुद्र में ज्यादा गहराई में है तो प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, उस प्रेशर को झेल पाना ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी बस की बात नहीं है। वो रेड एल्गी झेल सकती है और जो प्रेशर झेल सकता है वो हर जगह हो सकता है। यानी रेड एल्गी समुद्र का ऊपर स्ट्राटा, ऊपरी सतह पे, बीच वाले सतह पे, सबसे गहराई में हर जगह पाई जाती है। रेड एल्गी रेड होती है जो R-फाइकोएरिथ्रीन। और इसमें ध्यान रखना, इसमें आप देखोगे जो स्टोर्ड फूड होता है वो फ्लोरिडियम स्टार्च होता है। फ्लोरिडियम स्टार्च, जो भी फ्लोरिडियम स्टार्च होता है आप देखोगे
फ्लोरिडियन स्टार्च ये बना होगा एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन या एमाइलोज एंड आप इसके बारे में बताएंगे भी ग्लाइकोजन के जैसा है। ह्यूमन के हम लोग में जो ग्लाइकोजन होता है ना उसके जैसा होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च सिमिलर होता है। तो आप देखिए जो भी स्टोर्ड फूड है क्लोरोफाइल्स में क्या है स्टार्च और फियो में क्या है लेमिनेरिन और मेनिटॉन और रेड एल्गी में क्या है फ्लोरिडियन स्टार्च। आपने किसकी बात कर ली स्टोर्ड फूड की, अब किसकी बात करेंगे क्या नेचर ऑफ सेल वॉल। ऐसे ध्यान रखना कि जितने भी एल्गी होते हैं सबके सेल वॉल में 2 लेयर होते हैं और दूसरी बात ध्यान रखना कि 2 लेयर में जो अंदर वाला लेयर होता है वो ऑलवेज सेल्यूलोज का बना होता है, इनर लेयर ऑलवेज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। आई वांट टू से अगर हम सेल वॉल की बात करें सेल वॉल की तो बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर है। आप देखोगे इसमें बना होता है सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। आप देखोगे ये बना होता है सेल्यूलोज एंड एल्गी, ये बना होता है रेड एल्गी के साथ सेल्यूलोज एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर। अपने आप को समझाइए कि एल्गी का सेल वॉल सबके 2 लेयर होते हैं। दूसरी बात इनर लेयर ऑलवेज एंड ऑलवेज सेल्यूलोज का बना है, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, सेल्यूलोज एंड एल्गी, सेल्यूलोज एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर। इधर देखो क्लोरोफियोरोडो ग्रीन ब्राउन रेड, ग्रास ग्रीन ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड ऑफ ब्राउन ड्यू टू फिकोजेनिक रेड ड्यू टू आर फाइकोएरिथ्रिन। स्टार्च लेमिनेरिन मेनिटॉन फ्लोरिडियन स्टार्च, सेलुलोज पेक्टिन, सेलुलोज एल्जीन, सेलुलोज पॉलीसल्फेट ईस्टर। पॉलीसल्फेट क्या आपने निकाल लिया? अब किसकी बात करें? सुनाइए रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें इधर देखो आइसो एनाइसो ऊ, आइसो एनाइसो ऊ, यहां पे ओनली ऊ है बस। इधर क्लोरोफियोरोडो ग्रीन ब्राउन रेड, ग्रास ग्रीन ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन रेड, क्लोरोफिल ए बी सी ए डी, स्टार्च लेमिनेरिन मेनिटॉन फ्लोरिडियन स्टार्च, आइसो एनाइसो ऊ, आइसो एनाइसो ऊ, केवल सेलुलोज पेक्टिन या पेक्टोज बोलो, सेलुलोज एंड पेक्टोज, पेक्टिन बोलो पेक्टोज बोलो, सेलुलोज एंड पेक्टोज, सेलुलोज एंड एल्गी, सेलुलोज एंड पॉलीसल्फेट, पॉलीसल्फेट। चल तुमने सबसे पहले किसकी बात की? किसकी बात करी? किसकी बात करी? अच्छा इसमें 2 चीजें और ऐड किया है तुमने, कॉमन नेम और कलर। क्या ऐड किया है? कॉमन नेम और कलर। तो एल्गी के कितने क्लास हैं? 11 क्लास कितने? मेन क्लास कितने? उनका मेन क्लास का बेसिस 5। क्या 5? इन 5 बेसिस में कितनी और चीजें निकल के आई हैं? कॉमन नेम और कलर, कॉमन नेम और कॉमन नेम और कलर। अब किसकी बात करेंगे? क्या फ्लैजेला कितना है? इधर सुनो इधर, अगर हम बात करें तो इधर होगे 2 to 8, ऐसे बोलो 2 to 8 बोलो 2 to 8, छोटा बच्चा बोल के खेलो बोलो 2 to 8, एपिकल बोलो एपिकल इक्वल बोलो 2 to 8, एपिकल इक्वल। क्या बोलो 2 to 8 एपिकल इक्वल। ये बोलो 2 to 8 एपिकल इक्वल। ये बोलो 2 to 8 एपिकल इक्वल। ठीक, अब यहां बोलो आराम से खत्म। बोलो अनइक्वल, बोलो अनइक्वल। और यहां देखो एपिकल है ना, यहां पे लिखो और यहां पे फ्लैजेला क्या होगा? सारा खत्म, काम खत्म। एल्गी के क्लासिफिकेशन के 5 बेसिस है: पिगमेंट,
फूड फूड नेचर ऑफ रिप्रोडक्शन रिलेशन दो चीजें खुल गए कॉमन नेबर कलर बोलना नहीं क्लोरोफाइसिक थियोफाइसिक रोडोफाइसिक ग्रीन एल्गी ब्राउन एल्गी रेड एल्गी A C A D grass green olive green to olive green to various shades of brown due to presence of leukoxanthine red due to presence of R-phycoerythrin starch laminar mannitol floridian starch floridian cellulose lactose cellulose algae cellulose polysulfate starch 2 to 8 apical equal to unequal lateral flagella absent eyes केवल याद हो गया याद हुआ नहीं बोलो चलो मेरे साथ बोलो क्लोरो फियो रोडो ये बारो क्लोरो फियो रोडो ग्रास ग्रीन ऑलिव ग्रीन A B A C A D starch laminary mannitol floridian starch cellulose lactose cellulose algae और cellulose polysulfate 2 to 8 apical equal to unequal lateral और flagella eyes केवल क्या हो गया ये पेज नंबर 33 देखो वो टेबल नीचे बना हुआ है ये बट इसमें तो सर पैक्टिन इसमें दिया हुआ है इसमें सिर्फ सेलुलोज अरे ये ठीक है इतना सब कुछ चलने देगा ये होता है जब इसमें रोडोफाइसी में जब एक भी नहीं है नहीं है अरे वो मोटाई नहीं है एब्सेंट है उसमें फ्लैजेला उसमें एब्सेंट है मोटाई नहीं है वो तो आइसोकेरस नॉन मोटाइल रिप्रोडक्शन तो हो सकता है ना उसको इसमें रोडोफाइसी में आइसोकेरस क्या रिप्रोडक्शन तो हो सकता है नहीं उसमें अलग तरीका होता है इसमें ये बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है अभी आगे है रेडियो पढ़ेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स तरीका होता है जैसे उसमें हुआ कि फ्लैजेला नहीं है तो आइसोकेरस नॉन मोटाइल में फ्लैजेला नहीं होता तो वही इसमें भी तो रेड एलगी का पूरी मैकेनिज्म एकदम अलग है बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है ठीक है चलो अगर कुछ बच्चे को जैसे यहाँ पे पेप्टोज दिया है तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ पेप्टोज अभी थियरी पढ़ोगे ना तो उसमें मिलेगा ठीक है आओ जरा सबसे पहले पढ़ते हैं क्या क्लोरोफाइसिक अच्छा क्लोरोफाइसिक पढ़ने के पहले जरा देखो टेबल 3.1 डिवीजन ऑफ एल्गी एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्लास क्लोरोफाइसिक फियोफाइसिक रोडोफाइसिक कॉमन नेम ग्रीन एल्गी ब्राउन एल्गी रेड एल्गी मेजर पिगमेंट प्रोटीन ए बी इसमें ए सी फिकोजल्दी ए डी फाइकोएरिथ्रिन और फाइकोएरिथ्रिन में आर फाइकोएरिथ्रिन ऐड कर लो एक सी फाइकोएरिथ्रिन होता है ब्लू ग्रीन एल्गी होता है जो सी फाइकोएरिथ्रिन होता है ब्लू ग्रीन होता है आर फाइकोएरिथ्रिन स्टोर्ड फूड में देखो क्या लिखा है स्टार्च मेंटल लेमिनरी फ्लूइड स्टार्च सेल वन में देखो क्या सेलुलोज वहां पे ऐड करो पी सी टी एस सी पेक्टोज सेलुलोज के अलावा लिखा पेक्टोज अभी थियरी पढ़ोगे दिया है सेलुलोज के अलावा क्या होगा पेक्टोज और सेलुलोज और एलजी ऐसे तो सेलुलोज पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर सेलुलोज के अलावा क्या है पेक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर्स है फ्लैजेलेशन देखो 2 to 8 एपिकल इक्वल हाइब्रिड देखो फ्रेश वाटर ब्रैकिश वाटर में कम सा कम नमक रहेगा तो ब्रैकिश बोलेंगे ज्यादा नमक रहेगा सॉल्ट वाटर ठीक है और फ्रेश वाटर में रेयर कौन है ब्राउन फ्रेश वाटर में रेयर कौन है ब्राउन एल्गी समझ लो देखो सब में पाया जाता है ना बट रेयरली फ्रेश वाटर कौन है ब्राउन एल्गी और मोस्टली सॉल्ट वाटर में कौन है रेड एल्गी इधर देखो फ्रेश वाटर में कॉमन कौन है ग्रीन फ्रेश वाटर में रेयर कौन है ब्राउन बोलो ब्राउन और फ्रेश वाटर में सम कौन है रेड इधर बोलो फ्रेश वाटर बोलो फ्रेश वाटर रेयरली फ्रेश वाटर सम समझ गए बस अब एक एक करके पढ़ते हैं
मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एलगी। बताओ क्लोरोफाइसी के मेंबर को क्या बोलते हैं? ग्रीन एलगी। ग्रीन एलगी। द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर कॉलोनियल फिलामेंटस, पता है इनकी बॉडी यूनिसेलुलर की कॉलोनियल फिलामेंटस के सब दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन। ये भाई ग्रास ग्रीन क्यों है बताओ? ऑलिव ग्रीन है ग्रास ग्रीन। ग्रास ग्रीन क्लोरोफिल का पिगमेंट क्लोरोफिल ए और बी, डू टू का क्लोरोफिल ए और बी। द पिगमेंट आर लोकेटेड इन डिफरेंट क्लोरोप्लास्ट। अच्छा बताओ जो पिगमेंट होते हैं किसमें पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का शेप कैसा है? डिस्क्वाइडल, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट। डिस्क्वाइडल में डिस्क के जैसा, प्लेट लाइक में प्लेट के जैसा, रेटिकुलेट में जाली के जैसा, कप शेप में कप के जैसा, स्पाइरल में रिबन के जैसा, स्पाइरल या रिबन शेप। ठीक है, अब एक ट्रिक क्या है किसमें किसके जैसा होता है? अभी आपको नाम नहीं दिया है लेकिन अगर पूछ दे कि किसमें कैसा क्लोरोप्लास्ट होता है, अगला टॉपिक है क्लोरोप्लास्ट का टॉपिक। ठीक है, हम फोटो खींचो। ओके, उठा दे। देखिए अब जरा बात को समझिएगा। हम जार में लिखते हैं क्लोरोप्लास्ट, इसको हिंदी में कहते हैं हरित लवक। इसके अंदर, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट होता है, पिगमेंट ये सेल ऑर्गेनल है क्लोरोप्लास्ट। ये एनिमल्स में नहीं होता है, ये प्लांट्स में होता है, कुछ यूग्रीनाइड में होता है, कुछ प्रोटिस्टा में होता है क्लोरोप्लास्ट। इसमें जो पिगमेंट है उसका नाम है क्लोरोफिल। तो जो भी क्लोरोफिल है आप देखोगे क्लोरोफिल ए ये यूनिवर्सल पिगमेंट है। यूनिवर्सल पिगमेंट, यूनिवर्सल पिगमेंट की कैटेगरी में क्लोरोफिल ए आता है। एक और चीज आता है बीटा कैरोटीन। इसी बीटा कैरोटीन से हम लोग की बॉडी में विटामिन ए बनता है। तो पूछेगा यूनिवर्सल पिगमेंट कौन है? क्लोरोफिल ए और बी। तो क्लोरोफिल चाहे जो हो, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, जो किसमें रहते हैं? क्लोरोप्लास्ट में। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका जो शेप होता है, उसका जो आकार होता है वो कई तरह से होता है। हो सकता है वो जालीदार हो सकता है ये शेप जो है नेट के जैसा, नेट में जाली के जैसा। घर में मच्छर ना घुसे, जाली नहीं है दरवाजे में, नेट के जैसा। अगर नेट के जैसा है तो बोलेंगे रेटिकुलेट। बाकी तो तुम समझ ही रहे डिस्क जैसा है तो डिस्क्वाइडल, समझ रहे हो? अगर आप कह रहे कप के जैसा है तो कप शेप। जो भी एक ट्रिक क्या रखना, RODPZ, रोड पे जुगनू। जुगनू तो आसमान में होते हैं, आराम से भी याद हो जाएगा। RODPZ, रोडीज नहीं होते हैं, बोलो रोड, RODPZ, बोलो रोड पे जुगनू। मतलब जुगनू आसमान में रोड पे, भैया रोड पे जुगनू दिखने लगते हैं अगर नीट में आ गया और ना कर पाए तो, इसीलिए सतर्क होना। देखो आर का मतलब होता है क्या? रेटिकुलेट। आर का मतलब है रेटिकुलेट, और रेटिकुलेट का मतलब क्या है? अगर ये क्लोरोप्लास्ट जो क्लोरोफिल होते हैं जो यूनिवर्सल पिगमेंट है, अगर जालीदार है
तो जिस एल्गी में पाया जाता है उस एल्गी का नाम याद रखना, ओइडोगोनियम। ओइडोगोनियम। बताओ कौन सी एल्गी है जिसमें रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट है? ओइडोगोनियम। तो पता है ओइडोगोनियम एक एल्गी का नाम है और रेटिकुलेट क्या है? क्लोरोप्लास्ट का शेप है। तुम जानते हो ये क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनल है, सेल के अंदर एक ऑर्गेनल है ना। ये सेल ऑर्गेनल क्लोरोप्लास्ट ये ऑल प्लांट्स यूग्लिनोइड्स एंड सम प्रोटिस्टा में पाया जाता है। गलती से भी गलती मत करना। हम क्या बोल रहे हैं आपको? हम बता रहे हैं हरित लवक जिनके अंदर पाए जाते हैं हरित कणक। I mean chloroplasts, they are going to have chlorophyll, and chlorophyll are pigments, and especially chlorophyll A and beta carotene are universal pigment. जो भी पिगमेंट A हो, B हो, C हो, D हो, दुनिया में 9 तरह के क्लोरोफिल पाए जाते हैं। हर एक क्लोरोफिल का जो केमिकल कंपोजिशन होता है CHONMG 1 2 3 4 5। कहते हैं हमारा शरीर पंच तत्वों से बन के बना है। ये पंच तत्व जो हमने पढ़ा है आपने कहीं भी, ये 5 तत्व है आपके आंखों के सामने है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, यही मिलकर क्लोरोफिल बनाते हैं। और ये क्लोरोफिल जिस सेल के अंदर जिस पार्ट में रहता है, जिस भाग में रहता है, वो छोटा सा हिस्सा क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। और एल्गी के अंदर क्लोरोप्लास्ट के इतने वेरिएशन है, क्या बोलूं मैं आपसे। ये शेप की चर्चा कर रहा हूं। अगर हम बात करें रेटिकुलेट तो ये जाली के जैसा है और ऐसा क्लोरोप्लास्ट ओइडोगोनियम नामक एल्गी में पाया जाता है। एल्गी का नाम। इस ओइडोगोनियम में एक स्पेशल सेल पाई जाती है। कभी-कभी पूछता था स्टेटमेंट में कैप सेल। ये कैप सेल कहां पाई जाती है? अगर आ गया तो उड़ जाएंगे एकदम। बहुत पहले आ चुका है। कैप सेल किस एल्गी में पाया जाता है? ओइडोगोनियम। ओइडोगोनियम एक ऐसी एल्गी है जिसमें क्लोरोप्लास्ट रेटिकुलेट, लेकिन अगर डिस्क के जैसा है, अगर डिस्क के जैसा है तो हम कहेंगे डिस्क्वाइडल। डिस्क्वाइडल, डिस्क्वाइडल। तो जिस एल्गी में डिस्क्वाइडल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है उसका नाम है प्लूरोसिग्मा। प्लूरोसिग्मा। चलो रेटिकुलेट कहां है? रेटिकुलेट यहाँ याद हो गया, घर नहीं याद होगा, माना करो। रेटिकुलेट, 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 डिस्क्वाइडल, प्लूरोसिग्मा, डिस्क्वाइडल, प्लूरोसिग्मा, डिस्क्वाइडल, 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 प्लूरोसिग्मा। डिस्क्वाइडल का आकार हो गया डिस्क जैसा, सीढ़ी ना सीढ़ी, समझ रहे हो? एल्गी का नाम क्या है? प्लूरोसिग्मा। जुगनू मतलब तारा, तो जुगनू से आकर के जिग्नेमा, ZYGNEM जिग्नेमा, तारे के जैसा होता है, स्टार शेप, स्टार शेप। और बहुत छोटी क्लास में पढ़ते आए हो क्या? हॉर्स शू शेप, हॉर्स शू शेप, या बोलते हैं गर्डल शेप, गर्डल शेप, या बोलते हैं कॉलर शेप। कॉलर शेप मतलब एक ही बात है। हॉर्स शू शेप बोलो, गर्डल शेप बोलो, कॉलर शेप बोलो, ये एक ही बात है। ये पाया जाता है यूलोथ्रिक से। अगर हम बोले आपसे कप शेप, आज ही पढ़ाएं, जल्दी बताओ। क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। इसके अलावा हमने और आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया? स्पाइरल। जल्दी बताओ स्पाइरल में क्या बोलेंगे? स्पाइरल को बोलेंगे रिबन शेप, रिबन शेप। और ये पहले का कहां? स्पाइरो, स्पाइरो, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, सुनो, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है कि क्लोरोफिल में क्लोरोप्लास्ट होता है? क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। दुनिया में कितने तरह के क्लोरोफिल होते हैं? 9। क्लोरोफिल कितने तत्वों से मिलकर बने हैं? 5। CHONMG बोलो, CHONMG बोलो, बोलो CHONMG बोलो, बोलो CHONMG। अच्छा
एक बात बता दो, जो भी क्लोरोप्लास्ट होता है उसका शेप जो होता है फिक्स होता है, वेरिएबल होता है? बोलो बोलो बोलो। अच्छा, रेटिकुलेट कहाँ होता है? रेटिकुलेट। डिस्क्वाइडल कहाँ है? स्टार शेप कहाँ है? जिग्नेमा। जिग्नेमा इज द नेम ऑफ एल्गी। स्टार शेप कहाँ है? जिग्नेमा। चलो, हॉर्सशू शेप कहाँ है? यूरोथ्रिक्स। गर्डन शेप? यूरोथ्रिक्स। कॉलर शेप? यूरोथ्रिक्स। कप शेप? लेमेडोनास। स्पाइरल या रिबन शेप? देखो बच्चे, अब यहाँ मिस्टेक करेंगे, ठीक है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, इसी क्लोरोप्लास्ट के ही अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, इसी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं पायरिनोइड। पायरिनोइड, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, पायरिनोइड। इसको तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होगा कि पायरिनोइड होगा कि दोनों होगा? क्या होता है पायरिनोइड? जरा समझिए पायरिनोइड, जरा समझिए। देखिए पायरिनोइड क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है पायरिनोइड। पायरिनोइड को समझिए, हमने कहा कि थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए, ये एक प्रोटीन का गोला है, प्रोटीन, और इस प्रोटीन के चारों ओर, ये जरा समझिए, जरा बोर्ड में लिखिए, लिखने में मत व्यस्त रहो भाई, ये पूरा वीडियो आपको मिलेगा। थोड़ा एक दो दिन, एक हफ्ता, डेढ़ हफ्ता लेट हो सकता है, बट मिलेगा जरूर। हमने क्या बोला आपसे? पायरिनोइड समझा रहा हूं। हमने कहा कि प्रोटीन का डॉट है, इस प्रोटीन के चारों ओर ये मतलब इतना इस कदर चढ़ा इसके ऊपर कि ये तो पूरा छुपा देंगे तो देख ना पाओगे, दुनिया में कहीं प्रोटीन दिखता ही नहीं। अब अगर सपोज अगर कोई क्लास में इस समय आए तो नीले वाले प्रोटीन पर ध्यान ही नहीं देगा। उस नीले वाले प्रोटीन के ऊपर स्टार्च इस कदर चढ़ा है कि दुनिया को प्रोटीन दिखता ही नहीं है। जो चीज दिखता है उससे स्टार्च, स्टार्च, स्टार्च। इसीलिए दिस इज द रीजन दैट इज व्हाई दिस पायरिनोइड इज आल्सो नोन एज स्टोरेज ग्रेन्यूल। इस पायरिनोइड को बोलते हैं स्टार्च स्टोरेज ग्रेन्यूल। इसके सेंटर में प्रोटीन होता है और चारों ओर स्टार्च। तुम्हें पता है? किससे बताओ इसमें प्रोटीन है? अरे नहीं, प्रोटीन नहीं है, इसमें तो स्टार्च है। हाँ भाई हाँ, इसमें स्टार्च है, स्टार्च के अलावा इसके अंदर प्रोटीन भी है। इसका मतलब हम कहेंगे पायरिनोइड कंटेन प्रोटीन। अगर बताना पड़ रहा है कि प्रोटीन है, इसका मतलब वो दिख नहीं रहा है। जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? स्टार्च। तो ये लाइन इतनी जहर लाइन है ना, क्या बताया आपको? पायरिनोइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। मेरे साथ बोल पायरिनोइड, जोश में बोल पायरिनोइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। बोल पायरिनोइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। पायरिनोइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। समझ गए? पायरिनोइड पहचान है ग्रीन। बता पायरिनोइड किसकी पहचान है? ग्रीन। समझ गए कि नहीं? जल्दी बताओ, पायरिनोइड के सेंटर पे क्या होता है? प्रोटीन। क्या? प्रोटीन। और चारों में क्या होता है? स्टार्च। क्या दिखता है? स्टार्च। क्या नहीं दिखता? प्रोटीन। किसको बताने की जरूरत पड़ती है? प्रोटीन को। ये छुपा हुआ है ना, समझ गए? तुम्हारे लेवल पे इतना ही है, आगे चलूं क्या? इजाजत है? बताओ भाई। चलो फोटो ले लो मेरी। फोटो
फोटो मोबाइल नहीं होगा भाई तुमको कह दिया मुझे ऐसा था कि व्हाट्सएप कर देना। अच्छा व्हाट्सएप कर देना सेटिंग है क्या बात। अच्छा कल फिजिक्स के टीचर की क्लास है, बहुत अच्छे टीचर, अच्छे नहीं बहुत ज़्यादा अच्छे टीचर हैं, ठीक है। एक बार करना चाहो तो बैठ के देख लेना। कल हमारी क्लास 1 से, कल मैं 10:30 to 12:30 छोड़ूंगा, उसके 1 बजे से होगी क्लास। कोई कंपल्सन नहीं है, अगर खाली करना तो आ जाना, जिनको पढ़ना होगा वो पढ़ेंगे, ठीक है। विनोद दीक्षित नाम है, बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और आपका लेवल होगा तो भी समझ में आएगा, नहीं है लेवल तो भी लेवल बना देंगे। एक बार बैठ के देखिए, हो सकता है फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, क्योंकि अपने जानने में कोई भी टीचर अपना बेस्ट देता है, बट वो बेस्ट हमारे क्राइटेरिया में सेट होता है कि नहीं, ये हम पे डिपेंड करता है ना। चलो बताओ बच्चों, मिटा दें। अच्छा एक बात बता दो, जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें क्लोरोफिल होता है कि पैरानोइड, दोनों होता है। अच्छा एक बात बता दो, सुनो पैरानोइड का दूसरा नाम बताओ। चलो उसका पैरानोइड का दूसरा नाम। अच्छा पैरानोइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार की पैरानोइड कंटेन स्टार बिसाइड प्रोटीन बिसाइड वो बताना पड़ रहा है कि प्रोटीन है, समझ रहे हो। इसका मतलब प्रोटीन कहाँ है, पेरिफेरी के सेंटर कर लोगे ना, सुन लो। चलो the pigment are located in different chloroplast. The chloroplast may be dispiral, plate-like, reticulate, cup-shaped, spiral, या ribbon shape in different species. ये लिख दिया different species, तो हमने आपको बता दिया किस किस स्पीसीज में। Most of the member have one or more storage body. Get it? Storage body called what? Pyrenoid. Located in chloroplast. Pyrenoid contain protein beside the structure of the line. Oh my God! यही है वो line. मार डालेंगे line. Pyrenoid contain protein beside starch. गलती से गलती मत करना। Some algae may store food in the form of oil droplet. Green algae usually have rigid cell wall. Made up of inner layer of what? Cellular and outer layer of what? Bacteria. परेशान थे बहुत देर से। Vegetative reproduction takes place by fermentation or by different type of spores. स्पोर में asexual is by flagellate juice spore, और जूस पर जिस स्ट्रक्चर में बनते हैं उसका नाम है जूस स्पोरेंजिया। जूस पर जिस स्ट्रक्चर में बनते हैं उसका क्या नाम है? जूस स्पोरेंजिया। The sexual reproduction show considerable variation in type of formation of sex cell, मतलब आइसोगेमस और आइसोगेमस और यूगेमस। और इसके एग्जांपल हैं क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूरोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, कैरा। बोलो कैरा, बोलो क्लेमाइडोमोनास, बोलो क्लेमाइडोमोनास, आराम से बोलो क्लेमाइडोमोनास, यूरोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, कैरा, वॉल्वॉक्स। ऐसे बोलो क्लेमाइडोमोनास, आराम से बोलो क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूरोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, कैरा। 5 क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूरोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा। समझ गए? देखिए पैरानोइड से किसी में होगा क्लोरोफाइसिन का यूनिक फीचर है, इसके अलावा कुछ नहीं है जो जान सकते। अगर पैरानोइड की बात करें तो इसका ट्रिक है, पैरानोइड का ट्रिक क्या है कि इसके अलावा कहां-कहां पाया जाता है पैरानोइड। एक ट्रिक क्या रखना, आईएएस को सब याद रखो। मतलब पैरानोइड ग्रीन एल्गी को छोड़कर और कहां-कहां पाया जा सकता है। तो पैरानोइड कहां-कहां पाया जा सकता है? आइसोइटस। ये लिख लो, हमेशा जीवन भर काम आएगा, अगर स्क्रीन में रहोगे तो। अगर कभी-कभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में पूछा जाता है, हमेशा काम आएगा, ठीक है। जब तुम बाद में सिविल में दो तो उसमें कुछ सवाल ऐसे भी आ जाते हैं कि कहां पाया जाता है, जनरल साइंस में आता है, तो ये तुम्हारे एकदम घूम पे आएगा। समझ रहे हो? बहुत देखिए मेरे स्टूडेंट जो है बहुत खींच के एबीबीएस में सेलेक्ट हुए बेचारे, एमबीबीएस करने के बाद इसमें टॉप रैंक से आईएएस में सेलेक्ट हुए। कई बच्चों को हमने देखा, तो फ्यूचर किसने देखा, कुछ भी हो सकता है, इसलिए नॉलेज जितना भी लेना चाहिए। आइसोइटस, ये देखो एंथोसेरॉस और सेलाजिनिला
मतलब पाइरीमाइड इसके अलावा कहां होगा? आइसोइकस एंथ्रोसेरास सेलाजिनेला बस और पहली पाया जाता है। ये आइसोइकस क्या है? टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट। ये सेलाजिनेला भी क्या है? टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट। और एंथ्रोसेरास क्या है? ब्रायोफाइट। ठीक है कि पाइरीमाइड जो स्टार्च ग्रेन्यूल है, इसके सेंटर में प्रोटीन बहुत अच्छा स्टार्च होता है, वो ग्रीन एल्गी का फीचर है, पर इसके अलावा ये ब्रायोफाइट को पाया जाता है। तो पूछेगा वो कौन सा ब्रायोफाइट है जिसमें पाइरीमाइड पाया जाता है? क्या बोलोगे? एंथ्रोसेरास। वो कौन सा टेरिडोफाइट है जिसमें पाइरीमाइड पाया जाता है? आइसोइकस। समझ गए? और डिटेल में है, इसी को क्विल वार्ड बोलते हैं, इसी में सेकेंडरी ग्रोथ होता है। एक ऐसा टेरिडोफाइट है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है, मोटर समझिए। ठीक, चलिए बोलो भाई। अच्छा सुनो 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 सुनो, अभी हमने ग्रीन एल्गी में कितने एग्जांपल रखवाए आपको? 5। कौन कौन से? क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगेरा। एक बार और, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, सही है, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगेरा। कोई पहला क्या है? क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास। दूसरा बोलो वॉलवॉक्स। क्या बोलोगे? वॉलवॉक्स। तो हम ऐसे याद किए, क्लेमाइडोमोनास और वॉलवॉक्स दोनों लोकोमोटरी हैं, दोनों लोकोमोशन होता है, एनिमल के फीचर है, दोनों एक साथ कर लो। और यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगेरा दोनों क्या है? ये फिलामेंटस है, एक साथ कर लो। अनब्रांच की ब्रांच, अनब्रांच। और केरा जब लेबर का जन्म लगता है, कीचड़ में उगता है, वर्ड। ठीक, चलो अब आइए फ्यूफाइसी। अच्छा इधर इधर इधर, अब तुम्हें हर चीज पहले से याद है। इधर फ्यूफाइसी को ग्रीन बोलेंगे, ब्राउन। ब्राउन। उसमें एबी हो गई, एसी। अच्छा ग्रास की हो गई, ऑलिव ग्रीन। क्या? ऑलिव ग्रीन। याद है ना? अच्छा यहाँ एक चीज और तुमको ध्यान रखनी है कि जो ऑलिव ग्रीन है वो किसी एक पिगमेंट के नाम है, फ्यूकोजेंटीन के कारण ऑलिव ग्रीन है। ऑलिव ग्रीन में वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन। और सुनो इधर, जब एल्गी पढ़ाए थे तो हम बताए थे कि एल्गी में एक बात होती है, फॉर्म एंड साइज हाईली वेरिएबल। फॉर्म एंड साइज हाईली वेरिएबल। तो क्लोरोफ्लोरो में भी सबसे ज्यादा फॉर्म और साइज में जो वेरिएशन है ना, वो ब्राउन में। समझ रहे हो ना? सिंपल ब्रांच फिलामेंटस। बोल रहे सर, बोलो सिंपल। आराम से बोलो, सिंपल ब्रांच फिलामेंटस। एक्टोकार्पस। वो कौन सी ब्राउन एल्गी को सिंपल ब्रांच फिलामेंटस? एक्टोकार्पस। अकल बताए थे मोस्ट मरीन फॉर्म की फ्यू मरीन फॉर्म। क्या नाम बताया था? केल। क्या बताया था? केल। व्हिच फॉर्म डेंस मासिव बॉडी व्हिच may grow up to a height of 100 मीटर। मेरी हाइट कितनी मीटर है? अरे बाप रे, 5 मीटर सवा मीटर, 1.5 मीटर। डिप्रेशन में ना 100 मीटर हाइट है। केल, बोलो केल। ग्रो अप टू अ हाइट ऑफ 100 मीटर। सिंपल ब्रांच फिलामेंटस नाम लिया क्या? एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस। एक ट्रिक याद रखना, कोई भी प्लांट सेल होगा ना, 90% क्या होता है? वैक्यूल होता है। अप टू 90% प्लांट सेल में क्या होता है? वैक्यूल। दूसरी बात, चाहे ब्राउन एल्गी हो, चाहे रेड एल्गी हो, चाहे ग्रीन एल्गी हो, सेंटर में क्या होगा? वैक्यूल। ज्यादातर हिस्सा क्या होगा? वैक्यूल। ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी देखो, अगर ब्राउन एल्गी की बात करें तो आप देखो, ग्रीन एल्गी में तो आपको पता है 2 to 8 एपिकल इक्वल फ्लैजेला होते हैं, और ब्राउन में फ्लैजेला कैसे होंगे? अनइक्वल लेटरल। एक बार अनइक्वल। आपने ग्रीन में देखा, इसको इनपुट क्या था? स्टार्च। इसमें क्या होगा? लेमिनेरी मेंटन। वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होगा, कॉम्प्लेक्स। बोले यार। अच्छा एक बात बताओ, एल्गी में रूट के जैसा क्या होता है? होल्ड फास्ट। रूट के जैसा होल्ड फास्ट। स्टेम के जैसा स्टाइल। स्टेम के जैसा और लीफ के जैसा फ्रॉड। लीफ के जैसा फ्रॉड। ब्राउन एल्गी के जो जूस्पोर होते हैं वो नाशपाती के जैसे होते हैं, पियर शेप। कैसे होते हैं? पियर शेप। बोले इन्वर्टेड। पियर शेप। समझ में आ रहा है? ठीक है। स्पाइरल पियर शेप। आइए पढ़ते हैं। फ्यूफाइसी।
The member of the brown algae are found predominantly in marine habitat. They show get it great variation in size and form. पूरे algae में great variation है, but पूरे algae में सबसे ज़्यादा great variation size form किसमें? They range from simple branch filamentous ectocarpus. Get it? Simple branch filamentous कौन है? Ectocarpus. Simple branch filamentous कौन है? Ectocarpus. To profusely branch, profusely means not in a regular manner. Regular you what? Here. Which may reach up to a height of 100 meter. They possess chlorophyll A, C, carotenoid and xanthophyll. इधर सुनो, अपने बच्चा सोचे carotenoid, इधर पीछे सुनो. क्लोरोफिल ए बिना कैरोटीनॉइड के पाया ही नहीं जा सकता. तो कई बच्चे रट लेंगे, कई कोचिंग वाले भी जो है ना पेपर बना देते हैं कि कैरोटीनॉइड इसमें ग्रीन में, ब्राउन में, रेड में, एनसीईआरटी में दिखा मिलता है कि ब्राउन में तो फ्यू में लगा देते हैं. बट तुम अपने आप को समझा लो कि बिना कैरोटीनॉइड के क्लोरोफिल ए एग्जिस्ट ही नहीं करता. क्यों? क्लोरोफिल ए के साथ कौन होगा? बीटा कैरोटीन. किसमें आता है? कैरोटीनॉइड में. तो कैरोटीनॉइड ए में होगा, बी में होगा, किसमें होगा? सी में. समझ में आ रहा है ना? And xanthophyll. और आगे देखो, they vary in color from olive green to various shades of brown. पता कौन सा green है? Olive green and various shades of brown. Depending upon the amount of xanthophyll pigment. क्या नाम है? Fucoxanthin. Fuco. आगे देखो, food is stored as complex carbohydrate. मतलब simple carbohydrate, complex carbohydrate, which may be in the form of lamellin या lamellin. इधर जो भी सेलुलर होगा तो ऑलवेज इनर लेयर किसका बना होगा? सेलुलोज. किसका? सेलुलोज. और ग्रीन में आउटर किसका? पेप्टोज. इसमें किसका? एल्जीन. समझ में आ रहा है? द वेजिटेटिव सेल ऑफ सेलुलोजिक wall usually covered outside with gelatinous coating of algae. The protoplasm contain in addition to plastid a centrally located vacuole and nucleus. भाई प्रोटोप्लाज्म में मतलब सेल के अंदर जो जीव द्रव्य है प्रोटोप्लाज्म, उसमें क्या होगा? सेंटर पे वैक्यूल. और क्या होगा? न्यूक्लियस. ज्यादातर क्या होगा? वैक्यूल. द प्लांट बॉडी यूजुअली अटैच्ड टू अ सबस्ट्रेटम बाय रूट लाइक होल्डफास्ट एंड हैज अ स्टॉक, द स्पाइक एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय व्हाट? फर्मेंटेशन. और asexual reproduction in most brown algae by get it bifilamentous spore that are pear shaped. पता कैसे भाई? pear shaped and they have two unequal laterally attached. बताओ 2 to 8 की 2 equal या unequal? unequal. एपिकल की lateral. क्या होगा बेटा? lateral. बेटा तुम कैच कर पा रहे हो जा रहा ना? पक्का ना? 2 unequal lateral. Sexual reproduction में भी आइसो एनाइसो और ऊडेमस. मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइसो एनाइसो तीन. अब बताओ क्लोरल आइसो एनाइसो, फ्यूल आइसो एनाइसो और रोडो में क्या है? केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइसो एनाइसो. यूनियन ऑफ गैमेट में टेक प्लेस इन वाटर. चलो बताओ यूनियन में फर्टिलाइजेशन कहां होगा? पानी में. या जिस स्ट्रक्चर में होगा उसको बोलेंगे oogonia. क्या बोलेंगे? oogonia. बताओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फ्यूजन है वो वाटर की oogonia की दोनों oogamous स्पीशीज. द गैमेट ऑफ पायरिफॉर्म pear shape. बताइए गैमेट कैसे हैं? पायरिफॉर्म pear shape. ऐसे ध्यान रखना इनके जूस को इधर पायरिफॉर्म में लट्टू जैसा. लट्टू जानते हो? लट्टू नुमा. इनके चाहे असेक्सुअल जूस्पोर हो या सेक्सुअल गैमेट हो, दोनों ही कैसे होते हैं? pear shape. कैसे होते हैं? pear shape. सीधे की पायरिफॉर्म. and bear two lateral attachment. Always lateral होगा, फिर तरह बिल्कुल होगा. तो कॉमन फॉर्म एक्टोकार्पस, यूटा, लेमिनेरिया, साइगासम, फ्यूकस. कितने नंबर दिए? 5. बोले एक्टोकार्पस, डिक्यूटा, बोले एक्टोकार्पस, डिक्यूटा, बोले एक्टोकार्पस, डिक्यूटा, लेमिनेरिया, साइगासम, फ्यूकस. बोले एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, उसके बाद बोलो डिक्यूटा, उसके बाद साइगासम, उसके बाद फ्यूकस. खत्म ना? अच्छा 2 पढ़ लिए, ग्रीन और ब्राउन. जल्दी जल्दी बताओगे ग्रीन और ब्राउन. ठीक है? चलो कैरा ग्रीन, वॉलवॉक्स ग्रीन, यूरोथ्रिक्स ग्रीन, स्पाइरोगायरा ग्रीन,
वेरी गुड। सार्गासम ब्राउन। सार्गासम ब्राउन। अच्छा लेमिनेरिया ब्राउन। डिप्टियोटा ब्राउन। कर लोगे ना? अच्छा एक बात सुन 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 सुन, अभी जब हम पढ़ा रहे थे थोड़ा सा एक्टिव हो, बॉडी में फुर्ती, सोचोगे कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम तो लुल्ल हैं, तो लुल्ल ही बन जाओगे। सोचे कि जैसे करंट होना चाहिए बॉडी में। जिंदगी में वही लोग कामयाब होते हैं जिनकी बॉडी में करंट होता है, और जो पैदा होते हैं करंट नहीं होता। झटके जब लगते हैं तो करंट लगने का होता है, समझ में आ रहा है? तभी तो करंट लगता है, झटका लगता है। झटका और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली तो उसको ज्यादा करंट होगा तो झटका ज्यादा लगेगा, समझ में आ रहा है? बहुत हाई करंट को छोड़ देगा, चिपका देगा, समझ गए ना? तो जब बॉडी में करंट ज्यादा होगा तो कोई भी चीज चिपक जाएगी, मतलब छूट के नहीं आ पाएगी तुमसे, नहीं समझे यार? बेटा मैग्नेट है, जब ज्यादा करंट है तो फिर जो पढ़ोगे तो भारी होगी। जिस पे नजर गई ये चीज अपनी होनी चाहिए, हैसियत ऐसी होनी चाहिए, समझ में? अभी नहीं कुछ नेगेटिव न्यूज लो, हर चीज का पॉजिटिव मतलब निकालना है। चलिए इधर देखिए, जल्दी जल्दी बोलेंगे। अभी हम यहाँ पे पढ़ा रहे थे तो हम बोले थे कि ग्रीन ब्राउन रेड में सबसे ज्यादा प्रेशर बर्दाश्त करने की क्षमता किसकी है? रेड। क्या? रेड। सबसे गहराई या बीच में ऐड करता है, उसमें एक स्पेशल पिगमेंट का क्या नाम था? अच्छा, इसमें सेक्सुअल और सेक्सुअल जो भी होते हैं ये मोटाई में नहीं नाम होते हैं, इनका मतलब अलग इतिहास चलता है। इनका जो भी कहानी है, हर मैकेनिज्म बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स। यही बोलते हैं सीआईटी अपना पल्ला झाड़ लेंगे। एक चीज, हाँ इतना इनका वो सर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सबसे एडवांस एल्गी में कौन सा? रेड बोलेंगे, रेड बोलेंगे, ठीक है? अब सुनो, जो क्वेश्चन पूछेगा कि वह कौन सी एल्गी है जिसका थैलाई यूजुअली मल्टी सेलुलर होता है, यही पे लिख के दे। क्या बोले थे? सबसे ज्यादा प्रेशर कौन बर्दाश्त कर सकती है? रेड एल्गी। तो उसकी थैलाई यूजुअली कैसी होगी? मल्टी सेलुलर। बोले देखिए, बोलो इसमें जो स्पोर्ट फूड होता है वो क्या होता है? बोलो फ्लोरिडियम स्टार्च। फ्लोरिडियम स्टार्च बोले बेटा, बोलो फ्लोरिडियम स्टार्च वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। आइए पढ़ते हैं। देखिए, द मेंबर ऑफ रोडोफाइसिन आर कॉमनली कॉल्ड रेड सेल। जो भी रोडोफाइसिन के मेंबर्स को क्या बोलते हैं? बिकॉज़ ऑफ प्रीडोमिनेंस ऑफ द पिगमेंट। गेट इट? लिख दिया R503। क्या लिख दिया? R503। कहां तुम गलती करोगे? देखो इधर, अब तुम एक स्टार में किताब में किनारे लिख जाओ C503, या C5-साइनिन, ये ऐसे पिगमेंट है जो ब्लू ग्रीन एल्गी पाए जाते हैं। कंफ्यूज हो जाओगे, R अगर C ले लेगा तो ब्लू ग्रीन एल्गी, समझ में आ रहा है? C की जगह R लगा दे तो रेड एल्गी पाया जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं है, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? मोनेरा है। इसका नाम एक में लिख जाओ BGA, इसी को बोलते हैं मिक्सोफाइसी, इसी को बोलते हैं साइनोफाइसी, इसी को बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। अब क्या बोलोगे? मोनेरा। मोनेरा एल्गी नहीं है। ब्लू ग्रीन एल्गी जिसके कई नाम है, मिक्सोफाइसी, साइनोफाइसी, साइनोबैक्टीरिया, ये सब किसमें आते हैं? मोनेरा में। एल्गी नहीं है, ये ध्यान रखना। क्यों मोनेरा में आते हैं? क्योंकि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है। क्योंकि यूनिसेलुलर क्या है? प्रोकैरियोट। हो गया कि नहीं हो गया? भूल गया। फोटो खींचोगे? फोटो क्या खींचना है? पढ़ ले। आइए, majority of red algae are marine with greater concentration found in the warmer area. They occur in both well-lighted regions close to the surface of water and also at a great depth in ocean where relatively little light penetrates. जहाँ कम लाइट जाती है वहां भी पाए जाते हैं, ऊपरी सतह पे भी और बीच में। The red thalli of most of the red algae are multicellular. Get it? जो भी की थैलाई है वो कैसी है बेटा? मल्टीसेलुलर। Some of them have a complex body organization. कुछ में ऑर्गेनाइजेशन
बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स, मोस्टली सब द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च और फ्लोरिडियन स्टार्च इज सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। बताओ जो भी फ्लोरिडियन स्टार्च किसके सिमिलर है भाई? एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। एमाइलोपेक्टिन किसमें आता है? स्टार्च में। किसमें आता है? स्टार्च में। और ग्लाइकोजन इनमें है ना। द रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस fragment vegetatively by fragmentation. They reproduce asexual by non-motile spore. But the asexual means spore motile and non-motile. Non-motile. And sexually by non-motile gamete. Sexually by non-motile gamete. Or sexual, get it? Sexual reproduction is what? Two gametes. Sexual reproduction is what? Two gametes. Accompanied by post-fertilization development. उसी के बाद post-fertilization development zygote होता है. पहला ध्यान दें. The common member Polycyphonia porphyra. Genidium Gracilia. P square G square. P square G square. Polycyphonia porphyra. बोल Polycyphonia. Porphyra. Genidium Gracilia. कर लोगे LGDSC की ठीक। अब आइए ब्रायोफाइट। तो ब्रायोफाइट के पहले हम जाएंगे, आपको 2 मिनट देते हैं एलजी जरा रिवाइज कर लीजिए। पूछ लूंगा अरे कैंडिडेट देखो कोई तैयारी इतनी सॉलिड रखो। कोई कहता है 6 महीने में नहीं, तो 6 महीने में सब कुछ हो सकता है। 6 महीना है यार, और कितना अच्छा है कि 6 महीने में तुम सेलेक्ट हो जाओ। पता है तुम एक बार पता है इन 6 महीने में देखो